कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का गद्य खंड से पाठ 7 नेताजी का चश्मा के प्रश्न उत्तर। हेलो एवरीवन, आज हमने लेसन पढ़ा था पाठ 7 नेताजी का चश्मा, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आपकी बुक के जो प्रश्न अभ्यास है उसका पहला है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि चश्मे वाले में नेताजी के प्रति अत्यधिक लगाव और श्रद्धा भाव था। उसमें देश प्रेम एवं देशभक्ति का भाव फूट फूट कर भरा था। वह अपने देश से उसी तरह का लगाव रखता था जैसे कि फौजी रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इसका पहला है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो इसमें आप ये बताओगे कि हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे ये सोच रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो जरूर होगी, पर उसकी आंख पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि अब कैप्टन तो जिंदा है नहीं जो मूर्ति पर चश्मा लगाए। इसलिए हालदार साहब को नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति उदास कर देती थी। इसका सेकंड पार्ट है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि अभी भी लोगों में देशभक्ति की भावना कायम है, पूरी तरह से वो खत्म नहीं हुई है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है। आज के बच्चों में देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य जो है वो सुरक्षित है। इसका जो ग है, ग पार्ट, वो है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? हालदार साहब ये सोच रहे थे कि कैप्टन के न रहने से नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के होगी, परंतु जब उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो वे बहुत खुश हुए। वे समझ गए कि युवा पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना है जो देश के लिए शुभ संकेत है। यही बात सोचकर वे भावुक हो गए। तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इसका क्या आशय था? इस पंक्ति में बताया गया है कि हालदार साहब बार बार सोच रहे थे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाते हैं, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं। साथ ही वे ऐसे अवसर तलाशते रहते हैं जिसमें उनकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके, अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच देते हैं। चौथा प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। अब पान वाला कैसा था? पान वाला अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों को पान देने के अलावा और क्या करता था? उनसे कुछ ना कुछ बातें करता रहता था, है ना, करता रहता था। वह देखने में काला मोटा और स्वभाव में कैसा था? खुश मिजाज। उसकी तोंद निकली हुई है और वो हर वक्त पान खाता रहता है, जिससे उसके दांत लाल पीले हो रखे हैं। वह जब हंसता है तो उसकी तोंद भी थिरकने लगती है। वह कोई भी बात कहने से नहीं चूकता है। पांचवा प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। अब पान वाले ने चश्मे वाले को लंगड़ा कहा था कि भाई वो पागल है ना। तो ये टिप्पणी कैप्टन चश्मे वाले के बारे में पान वाले ने हालदार साहब से की थी, जो बिल्कुल उचित नहीं थी। कैप्टन लंगड़ा था जिस वजह से वह फौज में नहीं जा सका, परंतु उसमें देशभक्ति की भावना फूट फूट के भरी थी। वे किसी फौजी से कम नहीं था। कैप्टन अपने कार्य से जो देश प्रेम प्रकट करता था उसी कारण पान वाला उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है। वास्तव में देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। छठा प्रश्न है आपका, रचना और अभिव्यक्ति से निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? पहला है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो जो हालदार साहब थे वो हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी को निहारना उनका ये दर्शाता है कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल थी और वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्तियों का हृदय से सम्मान करते थे या आदर करते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को देखकर भी खुश होते थे, जिनके लिए उनके मन में श्रद्धा थी।
ख पाठ है इसका, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो जो पान वाला था वो हर वक्त एक तो कैप्टन जो था चश्मे वाला उसका उपहास उड़ाता रहता था, है ना, जिससे ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर देशभक्ति का भाव है ही नहीं। पर जब कैप्टन मर जाता है तब उसमें देश प्रेम की झलक मिलती है। वह कैप्टन की मृत्यु से दुखी होकर हालदार को उसकी मृत्यु की सूचना देता है। ऐसा करते हुए उसकी आंखें भी भर आती हैं। ग पार्ट है इसका, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन भले ही शारीरिक रूप से फौजी व्यक्तित्व वाला ना हो, पर मानसिक रूप से वह फौजियों जैसी ही मनोभावना रखता था। उसके हृदय में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर वो दुखी होता था और उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करता था, अपनी मतलब उसकी जितनी इनकम होती थी ना, जितना पैसा वो कमाता था, अपनी सीमित आय से भी वो चश्मा उसमें लगा दिया करता था ताकि नेताजी का जो व्यक्तित्व है वो अधूरा ना दिखे। सातवां प्रश्न है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। अब जब तक हालदार साहब ने उस कैप्टन को नहीं देखा था तब तक वो क्या मतलब सोच रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि वो कैप्टन कैसा होगा चश्मे वाला। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात रूप से नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन का व्यक्तित्व एक एक फौजी व्यक्ति जैसा रहा होगा, जो लंबे कद वाला, मजबूत कद काठी वाला, हट्टा कट्टा दिखता होगा। वह अवश्य नेताजी की फौज का सिपाही रहा होगा। वह हर कोण से मतलब हर तरह से फौजियों जैसा दिखता होगा। ऐसा शायद हालदार साहब ने अपने माइंड में एक मतलब इमेजिनेशन करी होगी कि शायद कैप्टन ऐसा होगा। आठवां प्रश्न है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। क है इसका, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। इस तरह की मूर्ति लगाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये हो सकता है कि उस महान व्यक्ति की स्मृति मतलब जो याद है हमारे मन में बनी रहे। हमें याद रहे कि उस महापुरुष ने देश और समाज के हित के लिए क्या बलिदान दिया है अथवा किस तरह के महान कार्य किए हैं। ऐसे व्यक्ति से हम भी प्रेरित हो और लोगों में अच्छे कार्य करने की रुचि उत्पन्न हो। शायद इसलिए कस्बों, शहरों, महानगरों में चौराहों पर उस प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का ये प्रचलन होगा। अब यहाँ पे आगे है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। अब इस प्रश्न में आपको खुद बताना है कि आप मतलब अपनी सोच से आप बताओगे कि आप अपने इलाके के चौराहे पर किसकी मूर्ति स्थापित करवाना चाहोगे और क्यों। जैसे आप किसी के लिख सकते हो, जैसे चंद्रशेखर आजाद है, आप उनकी प्रतिमा लगवाना चाहोगे, है ना, ताकि जो युवा वर्ग है उसको अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिले और अपनी जो मातृभूमि है उस पर आंच ना आने दे और अपने जीते जी देश को गुलाम होने से बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने से भी ना हिचकिचाए। कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है। और ऐसे और भी कई लोग हैं, जैसे आप महात्मा गांधी हो गए, अगर आप उनकी लगवाना चाहते हो तो आप कारण दे सकते हो कि आज के परिवेश में जिस तरह से हिंसा, झूठ, स्वार्थ, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, बुराइयां जैसी ये सारी जो बुराइयां है होती जा रही है, उसमें गांधी जी के आदर्शों की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। ठीक है, गांधी जी की मूर्ति स्थापित होने से लोगों के अंदर सत्य, अहिंसा, सदाचार आदि की भावनाएं उत्पन्न होंगी। इससे समाज व देश का जो वातावरण है शायद बदलेगा या अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से आप अपनी समझ से यहाँ पे इसका आंसर लिखोगे। ग पार्ट है इसका, उस मूर्ति के प्रति आपके और दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। अगर आप अपने इलाके में मतलब किसी की चौराहे पर किसी की मूर्ति स्थापित करवाना चाहते हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और दूसरों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उस मूर्ति के प्रति। तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि चौराहे या कस्बे में लगी समाज सेवी या कोई अन्य महान कार्य करने वाली व्यक्ति की प्रतिमा या मूर्ति के प्रति हमारा तथा दूसरे लोगों का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस मूर्ति की गरिमा को बनाए रखें, उसकी साफ सफाई करवाएं, साल में कम से कम एक बार कोई ऐसा मतलब आयोजन करे, है ना, कोई प्रबंध करे कि लोग वहां इकट्ठे हों, एकत्र हों और उस व्यक्ति के कार्य की चर्चा की जाए,
उस महापुरुष के आदर्शों पर हम स्वयं भी चलें और दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरित करें। 9वां प्रश्न है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो जो फौजी हैं, जो सीमा पर तैनात होते हैं, सिर्फ वही देश प्रेम को नहीं दर्शाते हैं, है जैसे हम लोग हैं, हम भी कुछ अपना योगदान देते हैं या दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे कि सीमा पर तैनात फौजी विशिष्ट रूप से देश प्रेम का परिचय देते हैं, उनका देश प्रेम उच्च कोटि का होता है, परंतु हम लोग भी विभिन्न कार्यों के जरिए देश प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। किन कामों के जरिए? जैसे कि सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, बढ़ते प्रदूषण को रोकने में मदद करना, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना, पर्यावरण व अपने आसपास सफाई रखना, नदियों तालाबों को दूषित न करना, देशभक्तों के प्रति सम्मान रखना। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। जैसे कोई गिराक यानी ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे? मान लो कोई गिराक यानी कि ग्राहक आ गया, उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसे मूर्ति वाला फ्रेम दे देता है और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। 11वां प्रश्न है, भाई खूब, क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। तो जब एक भाषा के शब्द जब ज्यों के त्यों दूसरी भाषा में आते हैं ना, तो इससे भाषा सरल, सहज और बोधगम्य बन जाती है। वह ज्यादातर लोगों द्वारा प्रयोग होती है और व्यवहार में भी लाई जाती है। अब आता है आपके पाठ में जो भाषा अध्ययन दिया गया है, 12वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों से निपात छाटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। अब पहली बात तो ये कि निपात होता क्या है। तो आप ये देखो कि जब हम किसी भी बात पर ना सबसे ज्यादा या किसी बात पर ज्यादातर भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, उससे निपात कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में लिख देती हूँ, किसी बात पर ज्यादा जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे निपात कहते हैं, ठीक है। जैसे तो, कहीं, नहीं, जी, केवल, ही, काश, भी, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे पहला दिया गया है क, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। अब जैसे इसमें कुछ ना कुछ है, ठीक है, तो इसमें आप क्या बनाओगे? वह हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखती है, ये सेंटेंस हो गया नया। इसमें आप अगर चाहो तो का भी बना सकते हो। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, ठीक है। तो का आप कोई दूसरा सेंटेंस बना सकते हो। इसका ख पार्ट है, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, तो इसमें क्या है? ही, को ही। तो इसका जो दूसरा आप वाक्य बनाओगे, जैसे बना सकते हो, सीमा को ही हर बार डांट पड़ती है। नेक्स्ट है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो था क्या हो गया? निपात। उस जगह डर का माहौल तो था लेकिन बहुत मजा आया। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब भी,
तो तुम अब भी समय पर काम पूरा नहीं करते। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तो इसमें आपका आएगा में। ठीक है, तो परीक्षा के समय में तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए। या आप इसमें ये भी लिख सकते हो तक का आप दूसरा सेंटेंस बना सकते हो। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। अब कर्मवाच्य क्या होता है? तो कर्मवाच्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहां पर कर्मवाच्य होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसकी डेफिनेशन। वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ना होकर इनके कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य कहलाता है। ठीक है, अब जैसे आपको पहला दिया गया है, वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। तो इसमें आप क्या बदलोगे कर्मवाच्य में कि उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। ख, पान वाला नया पान खा रहा था तो पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। पान वाले ने साफ बता दिया था, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, तो नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया, तो हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। 14वां प्रश्न है इसका, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। अब भाववाच्य क्या होते हैं? अब कर्मवाच्य में तो क्या था कि कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, तो अब इसमें है कि जिस वाक्य मतलब कि क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहां भाववाच्य होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको पहला दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल अब चलते हैं, यहाँ पे है अब चला जाए। ठीक है, तो ये भाववाच्य में बदल गया। माँ बैठ नहीं सकती, माँ से बैठा नहीं जाता। मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता। चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। माँ रो भी नहीं सकती, तो माँ से रोया नहीं जाता। ओके, सो अब इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। पहला है, नगर पालिका द्वारा किसकी मूर्ति को कहाँ लगवाने का निर्णय लिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को नगर पालिका द्वारा लगवाने का निर्णय लिया गया। इस मूर्ति को कस्बे के बीचों बीच चौराहे पर लगवाने का फैसला लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस कस्बे में मूर्ति लगवाई जानी थी उसको संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
जिस कस्बे में नेताजी की मूर्ति लगवाई जानी थी वह बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। वहां कुछ मकान पक्के थे, एक छोटा सा बाजार था, वहीं लड़के लड़कियों का एक स्कूल था, सीमेंट का एक छोटा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और नगर पालिका थी। आगे है, नेताजी की मूर्ति में कौन सी कमी खटकती थी? नेताजी की मूर्ति में एक कमी जो खटकती थी वह थी मूर्ति पर चश्मा ना होना। चश्मा ना होने से नेताजी का व्यक्तित्व कैसा लगता था? अधूरा सा लगता था। चौथा प्रश्न है, मूर्ति बनवाने का कार्य स्थानीय ड्राइंग मास्टर को क्यों सौंपना पड़ा? तो मूर्ति बनवाने का कार्य स्थानीय ड्राइंग मास्टर को इसलिए सौंपना पड़ा क्योंकि अधिकारी जो था उसने फाइलों और मूर्ति संबंधी अन्य बातों के निर्णय में बहुत ही ज्यादा टाइम ले लिया था। ये अधिकारी अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही मूर्ति बनवाने का काम कर लेना चाहता था, इसलिए जल्दबाजी में इसे स्थानीय ड्राइंग मास्टर को सौंप दिया। पांचवा प्रश्न है इसका, नगर पालिका मूर्ति लगवाने में ठोस निर्णय क्यों नहीं ले पा रही थी? नगर पालिका मूर्ति के संबंध में ठोस निर्णय इसलिए नहीं ले पा रही थी क्योंकि नगर पालिका को अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी। उन्हें अपना कार्यकाल समाप्त होने का डर सता रहा था। इसके अलावा उन्हें मूर्ति के लिए उपलब्ध बजट भी कम होता दिख रहा था। छठा प्रश्न है, मूर्ति की कमी को कौन और किस तरह पूरा करने का प्रयास करता था? मूर्ति की कमी को कैप्टन चश्मे वाला पूरा करता था। वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था ताकि नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा ना लगे। सातवां प्रश्न है, ओपन एयर सिनेमा घर से क्या आशय है? इसका आशय है खुले मैदान में सिनेमा घर दिखाने की व्यवस्था से है। आठवां प्रश्न है इसका, हालदार साहब को दूसरी बार मूर्ति देखकर उसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा था? तो पहले तो मोटे फ्रेम का चौकोर चश्मा लगा था और दूसरी बारी में तार का गोल चश्मा था। नौवा है, पहली बार पान खाने के लिए कस्बे में रुके हालदार साहब चकित होकर क्यों मुस्कुराए? नेताजी की पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली देखकर हालदार साहब चकित होकर मुस्कुराए थे। हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा था? हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि हर बार नेताजी का चश्मा बदल कैसे जाता है। 11वां प्रश्न है इसका, हालदार साहब को कौन सी आदत पड़ गई थी? हालदार साहब को चौराहे पर पान खाने और वहां पर लगी नेताजी की मूर्ति को निहारने की या देखने की आदत पड़ गई थी। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? नेताजी की मूर्ति संगमरमर से बनी थी। पहली बार कस्बे से गुजरने पर हालदार साहब मूर्ति पर क्या देखकर चौंके? चश्मा। कस्बे से जाने के बाद भी हालदार साहब किसके बारे में सोचते रहे? मूर्ति के बारे में। अगला प्रश्न है इसका, लोग चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे? कैप्टन के नाम से। पान वाला उदास क्यों हो गया? पान वाला इसलिए उदास हो गया क्योंकि नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। मोतीलाल कौन था और उसने क्या वादा किया? मोतीलाल कस्बे का कला विषय का अध्यापक था और उसने मूर्ति 1 महीने में बनाने का वादा किया था। पान वाले ने चश्मे वाले के बारे में क्या बताया? पान वाले ने चश्मे वाले के विषय में यह बताया कि वो लंगड़ा और पागल है। 19वां प्रश्न है इसका, हालदार साहब चश्मे वाले को देशभक्त क्यों मान रहे थे? हालदार साहब चश्मे वाले को देशभक्त इसलिए मान रहे थे क्योंकि वह नेताजी के प्रति सम्मान भाव रखता था और बार बार उनकी प्रतिमा पर चश्मा लगा देता था। नेताजी की मूर्ति की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? 2 फुट की। हालदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? शायद किसी बच्चे ने। 23वां प्रश्न है इसका, मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में कौन खड़े हो गए? हालदार साहब जो थे वो मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। हालदार साहब की दृष्टि से कौन सी कौम देश का अहित करने वाली होती है? हालदार साहब के मत से मतलब उनके अकॉर्डिंग देशभक्तों का जो उपहास उड़ाने वाली कौम है वो स्वार्थी होती है। ऐसी कौम देश का हित नहीं कर सकती। हालदार साहब के मुंह से चीख क्यों निकल पड़ी? नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देख हालदार साहब के मुंह से चीख निकल पड़ी थी।